एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की खास पेशकश शौर्य सम्मेलन, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेना की शहादत की, जवानों की, आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई की। लेकिन शौर्य सम्मेलन के इस सेशन में बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द आकर ही टिक जाते हैं। जम्मू कश्मीर वो सूबा जहां पर पिछले 70 साल से लगातार तनाव देखने को मिल रहा है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जम्मू कश्मीर में बड़े सवाल आज भी जवाब की तलाश कर रहे हैं। उन सवालों के जवाब तलाशेंगे और उन सवालों के जवाब देने में हमारी मदद करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ जवाहर कौल जी हैं, पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित हैं, बड़ा नाम जो लगातार जम्मू कश्मीर के मुद्दों को उठाते आए हैं, लिखते आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जवाहर सर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा साहब, जो सिर्फ पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर लंबा अनुभव रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कमर सर आपका भी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील पंडित साहब, लगातार आप इनको देखते हैं, सुनते हैं, कश्मीर से जुड़े मुद्दों को अपने तरीके से मुखरता के साथ लगातार उठाते हैं। और सबसे पहला सवाल सुशील पंडित सर आपसे ही, पुलवामा में आतंकी हमला होता है और उसके बाद 130 करोड़ भारतीयों का जो गुस्सा दिखता है, फिर एक मुद्दा चर्चा में आता है और वो है 35A। खबर आती है कि भारत सरकार बहुत जल्द ये फैसला ले सकती है कि 35A को जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाएगा। और इसी बीच में एयर स्ट्राइक होती है, 350 आतंकी ढेर कर दिए जाते हैं। क्या एयर स्ट्राइक के बाद 35A खत्म करने की संभावना भी खत्म हो जाती है या अभी भी उम्मीद बचती है कि 35A खत्म हो पाएगा? ये दो अलग अलग लक्ष्य हैं। अगर सीमा के उस पार एक पाकिस्तान है तो 35A, जमात इस्लामी, 370, हुर्रियत, ये सीमा के अंदर के पाकिस्तान है। सीमा के उस पार के पाकिस्तान से हमारी सेना, हमारी फौज, हमारे सशस्त्र बल निपटेंगे, हमारी कूटनीति, हमारी रणनीति निपटेगी। लेकिन सीमा के भीतर जो पाकिस्तान है, उनसे हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति निपटेगी, क्योंकि ये निर्णय लेने हैं। ये निर्णय आज दशकों से अटके पड़े हैं। अब 35A किस तरह पाकिस्तान बनता है? सर क्या है 35A? अगर जो दर्शक नहीं जानते हैं कि 35A है क्या, जिस पर हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं, 35A होता क्या है सर? 35A राष्ट्रपति द्वारा कराई गई एक अधिघोषणा है जो जून 1954 में की गई। उसके तहत कश्मीर के राज्य को, वहां की व्यवस्था को एक बड़ा अधिकार मिला कि वह अपने नागरिकों को परिभाषित कर सके कि वहां के नागरिक, वहां के परमानेंट नागरिक, स्थायी नागरिक कौन होंगे। क्योंकि कश्मीर ने इस व्यवस्था को बनाया कि वहां दो तरह के नागरिक होंगे, एक जो भारत के नागरिक हैं और उनमें से कुछ खास जो जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक हैं। जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्राप्त नागरिकों के समान सभी अधिकार मिलेंगे, लेकिन कुछ विशेषाधिकार भी मिलेंगे। तो भारत में दो तरह की नागरिकता लाने वाला कानून है 35A। और जो कश्मीर के स्थायी नागरिक के रूप में परिभाषित नहीं है, वो ना कश्मीर की सरकार में नौकरी कर सकते हैं, ना जम्मू कश्मीर की भूमि पर कोई मकान, दुकान, खेत, कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। वो वहां पर सरकार द्वारा दी गई किसी नीति, किसी वजीफे, किसी सहायता के अधिकारी नहीं है। वो वहां के शिक्षण संस्थानों में पढ़ नहीं सकते हैं जी। वो वहां की पंचायत तक में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। हाँ, वो लोकसभा के चुनाव में वोट दे सकते हैं। सुशील पंडित साहब, जो आप 35A को समझा रहे हैं, क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि मैं जो टैक्स देता हूं केंद्र सरकार को, उस टैक्स से श्रीनगर में सड़क तो बनेगी, लेकिन उस सड़क किनारे में अगर कोई मकान बनाना चाहूं तो वो मकान नहीं बना सकता? आप क्या, इस देश का राष्ट्रपति वहां 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकता? इस देश का प्रधानमंत्री वहां पर 10 मीटर, 1 मीटर, 1 स्क्वायर मीटर जमीन नहीं खरीद सकता, मकान नहीं बना सकता, दुकान नहीं कर सकता। आपने कश्मीर को शेष भारत के किसी भी अधिकार से अलग रखा है जी। आपने उसको संसद के अधिकार क्षेत्र से अलग रखा है 370 के माध्यम से, और 35A के माध्यम से उसको भारत के संविधान की अधिकार से बाहर रखा है, संविधान के प्रभाव से बाहर रखा है। जवाहर कौल सर, ये चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा सर। लगातार 35A पर चर्चा होती है, लगातार 370 पर चर्चा होती है। आपके मुताबिक अगर
कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है तो क्या 35 और 370 को हटाना सबसे पहला कदम होना चाहिए? देखिए, मैं इस 35 और 370 के बारे में कुछ गलतफहमियां दूर करना चाहता हूं। 35 कोई इंडिपेंडेंट आर्टिकल लॉ नहीं है। 35 राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एक ऑर्डर जारी किया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहते हैं इसे। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एप्लीकेबल ऑर्डर, एप्लीकेशन ऑर्डर होते हैं। मतलब ये है कि वो किसी लॉ के बारे में, किसी आर्टिकल के बारे में उसकी व्याख्या करते हैं, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके नियम कायदे वो बताते हैं। ऐसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आते ही रहते हैं। इसी तरह का एक जो सुशील जी ने भी बात बताई, जिसका वो ऑर्डर हुआ था, वो भी यही था, वो 370 को कैसे अप्लाई किया जाए। 370 इंडिपेंडेंट आर्टिकल है जो पार्लियामेंट ने पास किया, बिल्कुल पास किया है, उसको कैसे अप्लाई किया जाए, किस तरह उसके अलग अलग उसकी जो प्रोविजन है उसको लागू किया जाए। ये यहाँ तक तो सही है, लेकिन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चुपचाप चोरी छिपे हमारे संविधान में कैसे आ गया? जी, क्योंकि हमारे संविधान में जो संशोधन होता है, संशोधन का मतलब है उसमें कोई ऐड करना है, उसमें घटाना है, या उसमें कोई भी परिवर्तन करना है, वो संशोधन होता है। ऐसा करने का अधिकार जी सिर्फ पार्लियामेंट को। सर, लेकिन जो 35 और 370 के प्रावधान है और उसको जिस तरीके से परिभाषित किया जाता है, ये कहा जाता है कि पूरे देश के लिए हो सकता है कि संसद सर्वोच्च हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय संसद सर्वोच्च नहीं है। संसद जो कानून बनाएगी ये बाध्यकारी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में वो कानून लागू होंगे। मेरा मतलब ये है कि वो 35A केवल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था जी, उसको भारतीय संविधान में लाना एक, मेरे हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम है। ठीक है, कमर आगा सर। इसलिए आज इसको जो चुनौती दी जा रही है वो केवल ये नहीं कि 35A क्या कहता है जी, वो ये है कि आपने भारतीय संविधान में एक नया आर्टिकल कैसे लागू किया विदाउट रेफरेंस टू द पार्लियामेंट। बिल्कुल, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन कमर आगा साहब, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा सर, आपको लगता है कि 1954 में जो हुआ, हो सकता है उस वक्त के हालात कुछ और हों, लेकिन वो एक ऐतिहासिक भूल थी जिसका खामियाजा सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है आज? हाँ, किसी हद तक आप कह सकते हैं ऐसा हुआ। हालांकि वहाँ की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में बहुत फर्क है। ये भी कहा गया था कि ये टेम्परेरी मेजर्स हैं, इनको हम आगे चल के विड्रॉ करेंगे, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के खत्म होते तक खत्म कर देंगे। तो बहुत सी चीजें हैं प्रधान है, लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है और भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका मानना ये है कि ये इसको अब रद्द कर देना चाहिए, और वो वचनबद्ध हैं, उन्हीं ने कहा है। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि सही समय जब आएगा तो हम इसको जरूर करेंगे। और हम लोग को लग रहा था पिछले कुछ दिनों में कि शायद 35A विड्रॉ हो जाए जल्दी जी, लेकिन पुलवामा के बाद एक नई स्थिति खड़ी हो गई, एयर स्ट्राइक होती जी, एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद, और उसके बाद एक बिल्कुल नया सिचुएशन इमर्ज कर गई और इलेक्शन अब बहुत करीब है। तो हालांकि हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी चल रही है, तो अब उम्मीद है कि या तो सुप्रीम कोर्ट से कोई शायद डिसीजन आ जाए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इस सेशन में। जवाहर कौल साहब, क्या आपको लगता है कि 35 से 370 अलगाववाद का सबसे बड़ा आधार है जम्मू कश्मीर को, जो बाकी हिंदुस्तान से अलग करते हैं? ये अलगाववाद का परिणाम है, उसका आधार नहीं है। अलगाववाद अपने आप में एक ऐसी स्थिति है जिसमें 370 और 35A जैसी व्यवस्थाएं पैदा हो जाती हैं। और अब हमको ये कम से कम आज की तारीख में जब हम ये कह रहे हैं कि 370 अलगाववाद को बढ़ाता है या 35A एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है नागरिकों, कश्मीर के नागरिकों और देश के और नागरिकों के बीच, हमें ये भी समझ लेना चाहिए
ये सारी चीजें हमारी अपनी गलतियों से हुई है। बिल्कुल। सुशील पंडित, हमने शुरू से ये गलतियां की। पहले दिन से 1947 के पहले, आज़ादी के पहले दिन से हमने जो गलतियां की हैं उसका सम्मिलित खमियाजा हम आज 70 साल बाद भोग रहे हैं। सुशील पंडित, एक ऐसे शख्स, एक ऐसे नागरिक जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका लंबा अनुभव है सर, आप किस तरीके से महसूस करते हैं इन दोनों ही मुद्दों को जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और इससे किस तरीके से वहाँ की स्थितियाँ प्रभावित होती आई हैं अब तक? देखिए, इसकी पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। 370 जैसा कानून हमने अपने संविधान में क्यों आने दिया, संविधान सभा के माध्यम से? ऐसा कानून जिसको संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कंसिडर करने से मना कर दिया था। उस सत्र का उन्होंने बहिष्कार किया, वो वहां उस सत्र में नहीं रहे जिस सत्र में इसको संविधान में डाला गया, क्योंकि वो भी समझते थे कि ये देश के साथ द्रोह है। 35A जैसी अधिघोषणा जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करने से कतरा रहे थे, उन्होंने लिख करके प्रश्न उठाए, जवाहरलाल नेहरू जी को चिट्ठी लिखी, और जवाहरलाल नेहरू जी ने चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा कि हम इसको ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस करेंगे। ये दोनों लेटर्स रिकॉर्ड पे हैं। तो दोनों बार उस पर आपत्तियां आई, लेकिन पंडित नेहरू को लगता था, ये उनकी जिद के कारण हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको लगता था कि बंटवारे में मुस्लिम बहुल क्षेत्र भारत से कटकर अलग करा दिए गए थे। कश्मीर एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो मुझे वहां वो सब रियायतें देनी चाहिए जो वही मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने से पहले मुझसे मांग रही थी, और मैं शायद दे भी देता, लेकिन वो 2 नेशन थ्योरी की सफलता से विभाजन हो गया। अब मैं कम से कम एक ऐसा उदाहरण पेश करूंगा कि देश में कोई मुस्लिम बहुल राज्य है तो उसको ऐसे कंसेशंस दिए जाएंगे कि जो मुसलमान वहां चले गए या जिन मुसलमानों में अलगाव की भावना है उनको लगेगा, देखिए भारत का सेक्युलरिज्म इतना जबरदस्त है कि वो अपना लोकतंत्र, अपने संवैधानिक व्यवस्था, अपना पूरा जो सेक्युलरिज्म एक आदर्श पेश करने की स्थिति, हाँ, वो कश्मीर के मुहाने पे आके रोक देगा और हमें वहां मेहमानी कहा तो ये भी जाता है कि महाराजा हरि सिंह अड़ गए थे। नहीं, महाराजा अदालत में जब मामला पहुंचा तो वहां पर भी ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर का विलय अगर हुआ है हिंदुस्तान में तो वो इसी आधार पर हुआ है, लिहाजा 370 को खत्म नहीं किया जा सकता। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा सर। जी नहीं, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने तो अभी 2 साल पहले यह भी कहा कि ये 370 परमानेंट हो गया है, और कश्मीर में एक सार्वभौमिकता, एक सॉवरेनिटी है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडियन सॉवरेनिटी। उन्होंने कहा हमारा एक स्वतंत्र सार्वभौमिक स्टेटस है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से निरस्त किया और कहा कि देश में केवल एक सार्वभौमिक सत्ता है, वो है भारत। कश्मीर की भारत से अलग कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं है सर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला आया और सुप्रीम कोर्ट का मैं पढ़ रहा था, अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सालों से चूंकि ये व्यवस्था चलती आ रही है, लिहाजा 370 अब एक स्थायी प्रावधान बन चुका है, और साथ में 2017 की एक और याचिका का उदाहरण देते हुए कहा कि ये मामला तो पहले भी अदालत में आया था और हमने खारिज कर दिया। ऐसा तो नहीं है कि अब हिंदुस्तान बहुत देर कर चुका है 370 के लिए? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जो आप पढ़ रहे हैं वो एक ऑब्जर्वेशन थी, वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं था, रिटन ऑर्डर का। तो ये एक जज का अपना ओपिनियन हो सकता है, उन्होंने लिख करके इसको ऑर्डर में नहीं डाला, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी बात जो टेम्पररी है या जो असंवैधानिक है वो समय के साथ संवैधानिक कैसे हो सकती है? जो टेम्पररी है उसको अगर आपने अमेंड करके परमानेंट नहीं बनाया, वो लिखी हुई टेम्पररी और ट्रांजिएंट है, वो ऑटोमेटिकली टेम्पररी से हटने की जगह परमानेंट कैसे हो सकती है? जो टेम्पररी है वो टेम्पररी रहेगी। और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये राजनीतिक निर्णय है, उन्होंने इस पर अपने ऑर्डर देने से वो बचे हैं, ये बात सही है, क्योंकि ये देश कब तक सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएगा? ठीक है, लेकिन यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था ये निर्णय लेना है और उसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जवाहर कौल सर, आपने कहा कि ऐतिहासिक भूल है जिसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, लेकिन जो तात्कालिक चीजें रही हैं सर, संविधान के निर्माण के वक्त या आजादी के ऐलान के वक्त,
बहुत सारी कुछ और भी ऐसे उदाहरण हैं जो कुछ समय के लिए थे, लेकिन लगातार आज भी देखने को मिल रहे हैं, जिस पर चर्चा होती है कि साहब ये 10 साल के लिए था, अब तो इसको खत्म कीजिए। 70 साल तक क्यों लगातार ये व्यवस्था चल रही है? अगर 70 साल तक 370 पर कोई फैसला नहीं हुआ, आपको लगता है सरकारों को बहुत पहले ले लेना चाहिए था? देखिए, हमको थोड़ा व्यवहारिक बनना चाहिए जी। 370 जिस तरह पारित हुआ है, जो संविधान में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार आपको एक बिल पेश करना पड़ेगा जो कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा 2/3 बहुमत से पारित करे। ऐसा हो पाएगा कभी? ये मेरी बात सुनिए। उसके बाद आपको लोकसभा में 2/3 बहुमत से आप 370 को हटा सकते हैं, ये है। लेकिन समस्या ये है कि हमने पॉलिटिकली इस तरह की गलतियां कर रखी हैं कि हम वैसी स्थिति पैदा करने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन जिस दिन ऐसी स्थिति पैदा हो तो किसी भी सरकार को जो भी ये समझती है कि 370 हटना चाहिए, इसे हटाने में कोई मुश्किल नहीं आई। कमर आगा साहब, महबूबा मुफ्ती का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा, पहले तो कहा कि बाहुबल वाली जो सुरक्षा नीति है वो नहीं चलेगी, और जब 35 और 370 पर चर्चा आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि अगर हालात बिगड़ते हैं घाटी के तो कश्मीरियों के ऊपर सवाल ना खड़ा करे केंद्र सरकार, क्योंकि गलती सरकार की होगी। और लगभग वैसी ही बात उमर अब्दुल्ला भी कहते रहे। दो प्रमुख राजनीतिक दल जो सूबे की सियासत के केंद्र में रहते हैं, क्या आपको लगता है कि वो कभी चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की राज्य विधानसभा में 370 खत्म करने के लिए विधेयक पर मोहर लग जाए? देखिए, जहाँ तक पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, जाहिर सी बात है ये दोनों दल कभी नहीं चाहेंगे। इनका जिस तरीके का कमिटमेंट है या जिस तरह का इनका शुरू से रहा है और बने हैं, पीडीपी का जहाँ तक सवाल है वो इस समय दोनों ये पॉलिटिकल पार्टी एक चीज़ और तलब करने की, कश्मीर की जो समस्या बिगड़ी है उसमें इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का भी बहुत बड़ा हाथ है। कैसे? फेल पार्टीज हो गई हैं, स्टेट भी फेल हो चुकी है जम्मू एंड कश्मीर की। आप इस वक्त वहाँ पे कोई करिस्मेटिक लीडर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ जमात इस्लामी धार्मिक कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं जो हैं वहाँ घूम रही हैं, जो जी चाह रहा है कर रही हैं, या उसके अलावा अलगाववादी तत्व हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पे नकारा। तो उम्मीद ना की जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। दूसरी चीज ये भी है, पीडीपी के साथ तो बहुत ही बुरी हालत है। ठीक है, उनके पास न कैडर बचा है, न उनके पास ज्यादा सपोर्ट बची है, तो वो जो कुछ भी अपनी सपोर्ट है वो देखते हैं कि उनको जमात से या जो कट्टरपंथी एलिमेंट्स हैं उन्हीं से सपोर्ट से। सुशील पंडित साहब, एक चीज मैं कहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी यही हालत हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब भी इलेक्शन हारती है तो वह हमेशा एक्सट्रीमिस्ट लाइन लेने लगती है, कभी कभी प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट देने लगती है, या बहुत ज़बरदस्त सख्त स्टेटमेंट देगी सेंटर के खिलाफ, ताकि वो कोशिश करती है कि बीच के वोट उसको दोबारा मिल जाए और वो सत्ता में आ जाए। लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर वो दिल्ली से डील करने लगते हैं। तो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो 370 पर तो सहमति नहीं बनने देंगे राज्य विधानसभा में। लेकिन सुशील पंडित साहब, 370 की पेचीदगी सर समझ में आती है, फिर भी 35A को खत्म करना कोई रॉकेट साइंस है क्या? मैं बहुत विनम्रता के साथ अपनी मतभिन्नता रखना चाहूंगा। जवाहरलाल जी ने कहा कि वहां की विधानसभा में 2/3 बहुमत से वो बिल पास होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात ये, 370 भारत के संविधान की एक धारा है, इस पर एकाधिकार भारत की संसद का है, इस पर विधानसभा का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, किसी विधानसभा। सर, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात यह है कि संविधान की इस धारा में वो कैसे जाएगी उसका प्रावधान है। उसमें लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अनुशंसा पर राष्ट्रपति उसकी अधिघोषणा कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विसर्जित हो गई 1957 में जी, वहां पर नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की कोई संभावना नहीं है। देश में जब भी हमारे देश की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके विसर्जन के बाद उसकी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति पर आ गईं, जो कि उसका सार्वभौमिकता का केंद्र है। अब राष्ट्रपति जिसके पास सब सार्वभौमिक शक्तियां हैं, वह कैबिनेट की अनुशंसा पर कोई भी अधिघोषणा करता है, तो केवल और केवल राष्ट्रपति की अधिघोषणा की मोहताज है 370 की रवानगी। ठीक है, और 35A
35A भी जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से जाएगा। ये राष्ट्रपति की अधिघोषणा से आया है, राष्ट्रपति की अधिघोषणा से जाएगा। क्यों नहीं जा पाया पिछले 70 सालों से? राजनीतिक इच्छा शक्ति को लकवा मार गया है इस देश की। कोई कड़ा डिसीजन लेना नहीं चाहता है, कोई किसी का बुरा बनना नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि वह सार्वजनिक जीवन में किसी को नाराज करने वाला कोई कदम उठाए। कौन नाराज होगा सर? अलगाववादी नाराज होंगे क्या? अब देखिए, कश्मीर में एक वर्ग है, उस वर्ग से सहानुभूति रखने वाला देश भर में एक वर्ग है। अब आप अगर अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कंपेटिटिव डेमोक्रेसी में उस वर्ग से वोट चाहते हैं, तो फिर आप ऐसे निर्णय लेने से बचते हैं जिसमें लगता हो कि मेरी उस क्षमता पे आंच आएगी। तो इसलिए कोई इस तरह का कड़ा निर्णय लेने से पहले बहुत बार सोचता है। जवाहर कौल सर, जो बात सुशील पंडित कह रहे हैं, वोट आधारित जो पूरी सियासत है उसके चलते फैसला नहीं हो पाया, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई जरूरी फैसला लिया जाता है तो उसके आधार पर महाराष्ट्र या केरल का वोट बैंक प्रभावित होगा? देखिए, मैं किसी हद तक ये सही है, वोट बैंक प्रभावित होता है, मगर प्रश्न ये है कि अगर जम्मू कश्मीर के पुराने इतिहास को, यानी 1947 के बाद के इतिहास को देखें, तो मेरा अपना मानना ये है कि जम्मू कश्मीर का मूल रोग ये है कि वहाँ आज तक डेमोक्रेटिक व्यवस्था पैदा नहीं हुई। शुरू से ही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ज़माने से भी देखिए कि बहुत शुरू ही वहाँ डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और स्पिरिट को नष्ट करके ही सरकार चलाई गई जी। वो आज तक चल रही है, ऐसे ही सरकारें चलाई जाती रही वहाँ। अब ऐसी सरकार जहाँ चलाई जा सकती है तो वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसे पैदा होते हैं जो चाहेंगे कि आज की स्थिति कभी बदले ही नहीं, वो ऐसे ही रहे। पॉलिटिकल पार्टीज, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इन्होंने जो जिनका नाम लिया, वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, बाकी छोटी पार्टियां भी जो वैली में हैं, वो भी ये चाहेंगी कि ऐसी व्यवस्था कभी न सुधरे। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति को बनाए रखने के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट सत्तारूढ़ दल हैं, वहां के रहे हैं जी, तो उसे बदला कैसे जाएगा? बिल्कुल। अब ये प्रश्न ये है कि ये इस वक्त की जो भारत सरकार है जी, अगर वो ये समझती है कि वो उसे रिवर्स कर सकती है, तो वहाँ की पॉलिटिकल व्यवस्था को बदलकर उसे सही माने में भारतीय संविधान के अनुसार एक डेमोक्रेटिक सरकार बनाकर किया जाए। लेकिन सुशील सर, मैं आपके पास आऊंगा।